Hello, good evening students. Myself Prashant Shukla, mentor and faculty for electrical competitive technical exam for electrical students. आज अपन पढ़ेंगे पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको आज अपन कवर करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स है, शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर एंड सीरीज रिएक्टर। ये जो टॉपिक है ये कॉन्स्टेंटली हर एग्जाम्स में, चाहे गेट एग्जाम्स हो चाहे नॉन गेट एग्जाम्स हो, इसमें हर बार हर साल हर पेपर में 2 से 3 सवाल इस टॉपिक से आता है। गेट एग्जाम्स में आपको उस टॉपिक में मिलेगा, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कैपेसिटर बैंक में, और नॉन गेट एग्जाम्स में उसमें आपको मिलेगा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक ओवरव्यू दूंगा मैं आपको कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, 3 टाइप के आप एग्जाम दे सकते हैं। एक होगा आपका गेट, दूसरा होगा एई लेवल एग्जाम, एई लेवल एग्जाम, तीसरा होगा जेई लेवल एग्जाम। 3 टाइप के एग्जाम आपके लिए ओपन है इंजीनियरिंग करने के बाद। बी टेक अगर इलेक्ट्रिकल डबल और ट्रिपल ई में करे हैं तो ये तीनों आपके लिए ओपन है, और अगर डिप्लोमा है आप तो ये ओपन है ओनली फॉर डिप्लोमा। गेट जो होता है साल में एक बार होता है, वंस इन अ ईयर 65 क्वेश्चंस रहेंगे। ए लेवल एग्जाम्स, ए लेवल एग्जाम में कौन सा होगा? CGPSC का स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एई, यहाँ CSEB है तो CSEB इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एई एग्जाम्स, रेलवेज में SSC का ये हो गया, और अदर स्टेट PSUs को भी आप ले सकते हो। PSUs में असिस्टेंट मैनेजर लेवल का जो E1 E2 ग्रेड के होते हैं, ये एग्जाम्स आपको मिलेंगे ए लेवल के। इसमें आपको गैजेटेड पोस्ट एक और है CGPSC का, CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर। ये आपको ए लेवल के एग्जाम्स हैं। इसमें गैजेटेड पोस्ट आपको मिलेगा, पावरफुल पोस्ट है गैजेटेड पोस्ट का, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा। इसमें आपको गैजेटेड है, पावरफुल है, 5400 ग्रेड पे है, ये भी 5400 ग्रेड पे रहेगा लेकिन गैजेटेड नहीं होगा ये। जेई लेवल एग्जाम की अगर बात करें अपन, जेई लेवल एग्जाम में आपके पास क्या आएगा? व्यापम का सब इंजीनियर यानी जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर होगा जूनियर इंजीनियर। CSEB इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई एग्जाम, रेलवेज RRB जेई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई, PSUs, ये आपके जेई लेवल एग्जाम है। इसमें आपको बी टेक वाले भी दे सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी दे सकते हैं। अब इन तीनों एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बी टेक हैं और डिप्लोमा है तो उनको तो यही एग्जाम की तैयारी करना है। फर्क क्या है और आपको किस एग्जाम में जाना चाहिए? इस एग्जाम में एक फर्क यह है कि गेट की अगर आप तैयारी करते हैं, इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होता है, डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, यानी 65 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। मोस्टली जो रहेगा 80% न्यूमेरिकल्स पूछता है, हार्डली 10 से 15% इसमें थ्योरी पूछेगा। तो न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे, न्यूमेरिकल का वेटेज अच्छा खासा रहता है, ऑलमोस्ट 80% के आसपास। एक सवाल के लिए 3 मिनट मिलता है, इस वजह से इन एग्जाम्स में क्या है, ये एग्जाम मिलेगा आपको, इसमें मॉडरेट टू लो रहता है, मॉडरेट से लो लेवल क्वेश्चन रखते हैं। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा, डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा वो मॉडरेट से लो की ओर रहेगा। इसमें थ्योरी आएगा आपका, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपका मोर देन 80% आएंगे। इसमें
थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा और कुछ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछेगा। तो न्यूमेरिकल्स अगर बोलेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा जो आपसे 30-40 सेकंड में बनने लायक रहेगा। तो ये 20% ये रहेगा। जेई लेवल में भी सेम ये रहता है, यहाँ पर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल लो हो जाएगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, 90% हो जाएगा थ्योरी बेस्ड। न्यूमेरिकल आपका 10% बस आएगा। अब आपको कहाँ पर क्या नौकरी मिलेगी? गेट में अगर आप जाते हैं तो आपको पीएसयू में नौकरी मिलेगी, पीएसयू में मिलेगी, या फिर आप एमटेक और एमएस करेंगे, हायर स्टडीज करेंगे आप, तो पीएसयू में नौकरी जो मिलेगी आपको वो ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा। इंडिया लेवल में पोस्टिंग होगा आपका, इंडिया लेवल में पोस्टिंग होगा, हर 3 साल में आपका ट्रांसफर होगा। इसमें कंपटीशन रहेगा, करीब करीब 1 लाख के आसपास इंडिया लेवल में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बच्चे बैठेंगे। आपको अगर पीएसयू में नौकरी पाना है तो टॉप 500 में लाना है आपको, टॉप 500 में अगर लाते हैं, 1 लाख में से अगर टॉप 500 में रहते हैं, यानी कि 99.2% अगर लाते हैं, तो जाके आपको पीएसयू हो सकता है मिले। पीएसयू में नौकरी मिलने के बाद गेजिटेड नहीं रहेगा। पीएसयू क्या रहता है? 51%, मोर देन 51% गवर्नमेंट का स्टेक्स रहेगा। प्योर 100% गवर्नमेंट बॉडी नहीं है ये, पीएसयू है, गेजिटेड कभी नहीं बनेंगे, हर 3 साल में आपकी ट्रांसफर होगी। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ और लेविश लाइफ आपको यहां पर मिलेगी, लेकिन ट्रांसफर होता रहेगा उसमें पूरे ऑल ओवर। कभी साउथ इंडिया में तो नॉर्थ इंडिया चल देंगे, ईस्ट इंडिया चल देंगे, वेस्ट चल देंगे। ए लेवल एग्जाम है। मैं अगर बोलूंगा अगर आप बी टेक है तो इस एग्जाम में ज्यादा एम्फेसाइज करिए आप इसमें। अगर आपका मोटिव है जल्द से जल्द नौकरी पाना, वो भी अपने घर के पास, वो भी पावरफुल पोस्ट वाला, तो आप इस लेवल के एग्जाम की तैयारी करिए, इसकी भी करिए। इसमें आसानी से जल्दी मिलेगी नौकरी। एक बार इसमें नौकरी मिल गई, आपका बेसिक कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग सब चीज बढ़िया है, ये एग्जाम में आप पहुंच जाएंगे, या फिर प्रमोट हो गए 7 से 8 से 10 साल में आप प्रमोट हो गए, यहां पहुंच जाएंगे। तो बोलने का मतलब यह है कि इस एग्जाम को आप लोग को ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, असिस्टेंट इंजीनियर, रेलवेज और सीजीपीएससी, ये आने वाला पोस्ट है अभी। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर का पोस्ट आने वाला है, सीएसईबी असिस्टेंट इंजीनियर भी आने वाला है। बाकी आपके ये तो हर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज तो हर साल होता ही रहता है, उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कंबाइंड पोस्ट आता है। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत मॉडरेट से लो होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी टॉपिक में बनेगी, कॉन्सेप्ट अगर रहेगा, ये एग्जाम आराम से निकलेगा। और ये बहुत अच्छी नौकरी है, गेजिटेड रहेंगे, घर के आसपास पोस्टिंग रहेगी आपकी, ट्रांसफर नहीं रहेगा, पावरफुल पोस्ट रहेगा आपका। ये एग्जाम को निकाला जा सकता है क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन 80% है, न्यूमेरिकल्स में ज्यादा कमांड नहीं चाहिए आपको। रिपीट होते हैं इन एग्जाम्स में, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको बार बार वही एक क्वेश्चन दिखते रहेगा। इसमें नहीं होगा रिपीट, इसमें हमेशा आपको नए वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा, डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा, एक सवाल के लिए 3 मिनट। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस लो लेवल होगा आपको। तो अगर आपका टारगेट है जल्द से जल्द नौकरी पाना है तो आप इन एग्जाम्स की तैयारी करिए। अगर आप बी पास आउट हो गए हैं तो भी आप इसकी तैयारी करिए। बी पास आउट होने के बाद अपने आप को 1 साल दीजिए आप इसकी तैयारी के लिए। 1 साल आप इसका तैयारी करिए, किसी भी मेंटोर में, किसी के अंडर में आप इसकी तैयारी 1 से 1.5 साल में अच्छी खासी हो जाएगी। दोनों एग्जाम्स की उसकी भी हो जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि अब ये थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज में है। गेट में लोग पीएसयूज में जाते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएसयू में टॉप 200-300 रैंक लाके एनटीपीसी, आईओसीएल, पावर ग्रिड में नौकरी तो लिए, लेकिन 2-2.5 साल में ड्रॉप आउट हो गए। ड्रॉप आउट होने के बाद क्यों? क्योंकि उनको वहां का ट्रांसफर रूटीन उनको जमा नहीं, वहां से ड्रॉप आउट होने के बाद वो वापस इसकी तैयारी करें, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की, और यहाँ अभी वो सर्विस कर रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा पर्सनली मानना है कि इन एग्जाम्स की ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। ये आसानी से निकलता है ये एग्ज़ाम, इसमें आपका फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। ये एग्ज़ाम और इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अंतर है। अगर आप सोचेंगे कि मैं गेट का कोचिंग कर लिया हूँ तो मेरे से ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसकी तैयारी बिल्कुल अलग है। इसमें हम न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछते हैं। किसी भी टॉपिक से हम न्यूमेरिकल ज़्यादा कराते हैं, थ्योरी नहीं पूछते इसमें।
ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 3 साल से गेट की कोचिंग कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, 4000 5000 रैंक आता है, फिर उस बीच में AE लेवल का कोई एग्जाम होता है या JEE लेवल का होता है, उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते। प्रॉब्लम वही है, उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पर आपने न्यूमेरिकल की तैयारी की है, आपका थ्योरी में ज़्यादा कमांड नहीं है, और इन दोनों एग्जाम में थ्योरी से ज़्यादा पूछता है। तो इसकी तैयारी बिल्कुल अलग है, इन दोनों की ऑलमोस्ट आसपास है, ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों की तैयारी में। अब अपन टॉपिक में आते हैं, पावर सिस्टम आज पढ़ेंगे अपन। पावर सिस्टम पढ़ने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव जानते हैं। पावर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी पावर सिस्टम में एक कंज्यूमर या एक एम्प्लॉयर क्या है उम्मीद करता है पावर सिस्टम से? तो पहले लिखें आप ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम, नोट डाउन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा इस टॉपिक से लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव पहले जानिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर सिस्टम, पावर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला पॉइंट लिखना, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट मस्ट बी मिनिमम। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट मस्ट बी मिनिमम। अब उसको अपन अचीव करें, कैसे करेंगे? जो कॉस्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पर यूनिट मिनिमम होना चाहिए। तो उसको अचीव कैसे करेंगे? इट कैन बी अचीव्ड इन 3 वेज। पहला लिखना, 3 तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। दूसरा तरीका है इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स से बात करके बुला तो है। इकोनॉमिक फैक्टर्स। तीसरा है आपका जनरेटिंग प्लांट, जनरेटिंग स्टेशंस। देखो, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट अपने को मिनिमम करना है, तो उसके 3 तरीके हैं। ये आपके पावर सिस्टम में खुद एक टॉपिक्स हैं, ये अलग अलग। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में अपन पढ़ेंगे कि क्या अलग अलग कॉन्स्टेंट्स होते हैं, पेनाल्टी फैक्टर हो गया, आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया, वो सब टॉपिक इसमें पढ़ेंगे अपन। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जैसे लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको अपन पढ़ते हैं। क्या ज़्यादा होना चाहिए जिससे कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कम आएगा, ये रहेगा। तीसरा आपका जनरेटिंग स्टेशंस है। जनरेटिंग स्टेशंस को कैसे अपन मेंटेन करें कि मिनिमम मेरा कॉस्ट है। सेकंड पॉइंट लिखिए, रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी has to be supplied, rated voltage and frequency has to be supplied to the consumer. Rated voltage and frequency has to be supplied to the consumers. ठीक है, यानी कि आप कंज्यूमर को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी ही देना चाहिए। यानी अगर आपका 3 फेज है, कंज्यूमर के पास अगर 3 फेज सिस्टम लगा हुआ है, 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो उसको आप कोशिश करो कि उसके पास यही पहुंचे। इसको अपन कैसे करेंगे? इट कैन बी अचीव इन 2 वेज। वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। दूसरा है लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ये जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, ये सब एक टॉपिक है पावर सिस्टम में। ये ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं, पावर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये टॉपिक्स अपन पढ़ते क्यों है पावर सिस्टम में, तो उसका
इन टॉपिक्स का है कि कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, वोल्टेज कंट्रोल और लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का है कि रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पहुंचना चाहिए कंज्यूमर के पास। तीसरा पॉइंट लिखो, रिलायबल पावर सप्लाई हैज टू बी अवेलेबल। रिलायबल पावर सप्लाई हैज टू बी अवेलेबल। अब रिलायबल पावर सप्लाई कैसे पहुंचेगा? रिलायबल पावर सप्लाई पहुंचने का तरीका है, इट कैन बी अचीव्ड इन 3 वेज। पहला पॉइंट रहेगा जनरेटिंग स्टेशंस, जनरेटिंग स्टेशंस। दूसरा रहेगा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। तीसरा रहेगा HVDC, HVDC। ठीक है। फोर्थ लिखो, मोस्ट एफिशिएंट प्रोटेक्शन सिस्टम, मोस्ट एफिशिएंट प्रोटेक्शन सिस्टम हैज टू बी यूज्ड। आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो एफिशिएंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, तीनों चीज की जरूरत है। मोस्ट एफिशिएंट प्रोटेक्शन सिस्टम हैज टू बी यूज्ड, यानी आपका प्रोटेक्शन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक तो सही फॉल्ट को वो पकड़े आपका रिले, दूसरा चीज जल्द से जल्द उसको क्लियर करे, यानी मेरा फॉल्टी पार्ट जो है वो जल्द से जल्द क्लियर होना चाहिए, हेल्दी सेक्शन में वापस पावर रिज्यूम करना चाहिए। इट कैन बी अचीव्ड इन 2 वेज, इट कैन बी अचीव्ड इन 2 वेज। पहला पॉइंट लिखना, फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस। दूसरा रहेगा पावर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट एफिशिएंट जनरेटर और ऑल्टरनेटर। मोस्ट एफिशिएंट ऑल्टरनेटर, जो एसी जनरेटर होता है उसको ऑल्टरनेटर बोलते हैं, डीसी जनरेटर को जनरेटर बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटर बोले तो समझ जाना कि एसी जनरेटर है और सिंक्रोनस जनरेटर है ये, लिख लो इसको, कंफ्यूज मत होना। ऑल्टरनेटर का मतलब होता है सिंक्रोनस जनरेटर, यानी ये दोनों जो होता है आपका एसी मशीन है। ऑल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर यानी एसी मशीन। ठीक है, क्या लिखा है? मोस्ट एफिशिएंट जनरेटर ऑल्टरनेटर हैज टू बी यूज्ड which are more stable, which are more stable, ठीक है, which are more stable। ब्रैकेट में लिखना, loss of synchronism rarely happen, loss of synchronism rarely happen। यानी आपका जो अल्टरनेटर रहेगा it can be achieved in power system stability, power system stability studies। ठीक है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में अपन ये पढ़ते हैं कि 2 टाइप के स्टेबिलिटी होते हैं, एक तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होता है, दूसरा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी यानी सडन लॉस ऑफ लोड, सडन चेंजेस, सडन डिस्टर्बेंस। स्टेडी स्टेट यानी कि छोटा मोटा चेंजेस या छोटा मोटा प्रॉब्लम आना, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट। ठीक है, ट्रांजिएंट मतलब अपना मेजर, हाँ मेजर, सडन लॉस ऑफ लोड, अचानक से ट्रिप हो गया बड़ा फीडर, 132 kV फीडर अचानक से ट्रिप हो गया, तो ट्रांजिएंट है वो। छोटे समय के लिए, हाँ ट्रांजिएंट छोटे समय के लिए होता है लेकिन लंबे समय तक चलता है वो, तो उसको सुधारने के लिए अपन इक्वल एरिया क्राइटेरिया पढ़ते हैं, वो अलग चैप्टर है। तो वो अपन पावर सिस्टम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। उसके लिए ये होता है जनरेटिंग स्टेशन का जो अल्टरनेटर होता है वो स्टेबल होना चाहिए, वो अपना सिंक्रोनिज्म मत छोड़े, जितने पैरेलल जनरेटर अल्टरनेटर है उनके साथ वो सिंक्रोनाइज्ड रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना ऑब्जेक्टिव। टॉपिक लिखना ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन।
ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उससे हर पेपर में, चाहे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे AE-JEE का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, इसमें हर साल 2 से 3 सवाल आते हैं। आज आप ये टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे 1 घंटा में, उसके बाद प्रीवियस अभी रिसेंट में जितने कौन से पेपर में क्या सवाल आया है उसको अपन बनाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सिस्टम का, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ट्रांसमिशन में लिखना, बाय यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन we can transfer bulk power. By using transmission lines we can transfer bulk power from remote generating stations to load centers. ठीक है, ट्रांसमिशन में अपन क्या करते हैं, बल्क पावर ट्रांसमिट करते हैं अपन, चाहे AC पावर हो चाहे DC पावर हो। DC अगर पावर ट्रांसमिट करेंगे तो HVDC हो जाता है, AC रहेगा तो EHVAC ट्रांसमिशन होता है। बल्क पावर ट्रांसफर करेंगे अपन लॉन्ग डिस्टेंस में। मान लो एक अपन, ये अपना सिंगल लाइन डायग्राम है, ये जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से पावर में ट्रांसफर करना है, तो ये मेरा जनरेटिंग स्टेशन है, तो इसके वोल्टेज को मैं बोल देता हूँ सेंडिंग एंड वोल्टेज VS एंगल del1। दिस इज जनरेटिंग प्लांट, ठीक है, जनरेटिंग प्लांट है। यहाँ से मैं, जनरेटिंग प्लांट कितने वोल्ट KV का रहता है, यहाँ पर ऑल्टरनेटर कितने KV का रहता है ना, 11 to 32 KV में रहता है। ठीक है, मान लो वहाँ जहाँ से भेज रहा हूँ वो सेंडिंग एंड वोल्टेज है जिसका मैग्नीट्यूड इज VS एंड उसका लोड एंगल इज del1। ये ट्रांसफार्मर 1 है, ये ट्रांसफार्मर 2 है। जनरेटिंग स्टेशन के बाद का जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ओके, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये आपका 32 kV को स्टेप अप करेगा 132 kV में। ठीक है, 32 को यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज ये आपका 32 kV जनरेटिंग प्लांट, ठीक है, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, फीडर है ये, दिस इज फीडर, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को बोलते हैं फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कंडक्टर को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, मान लो ये JXL है, ये इसका लाइन रिएक्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन का, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन फीडर। ट्रांसमिशन लाइन, ये बल्क पावर ट्रांसफर हो गया लॉन्ग डिस्टेंस में। अब जहां पर मैं लोड डिस्पैच सेंटर के पास पहुंचने वाला रहूंगा, जहां मेरे को उसको डिस्पैच करना है, वहां पर एक और ट्रांसफार्मर रहेगा, दिस इज, ये क्या रहेगा, ये स्टेप अप था, ये स्टेप अप था, ये क्या रहेगा, स्टेप डाउन रहेगा, स्टेप डाउन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको तो डायरेक्ट, जब मेरे को स्टेप डाउन करना ही था तो इसको तो मैं डायरेक्ट यहाँ भेज सकता था, इसको मैं स्टेप अप स्टेप डाउन क्यों किया। हाई वोल्टेज में भी ट्रांसमिशन करने के अलग फायदा होता है, उसको मैं अब लिखवाऊंगा कि क्या, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एंड हाई वोल्टेजेस। इट स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ हाई वोल्टेज में ट्रांसफर हुआ, यहाँ फिर अपन स्टेप डाउन करेंगे 132 kV। ये आपका लोड हो गया, मान लो दिस इज लोड। लोड के पास का वोल्टेज कितना है, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज, रिसीविंग एंड वोल्टेज है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड इज VR, लोड एंगल इज del2। अब सुनो, ये हो गया मेरा ट्रांसमिशन लाइन का बन गया, दिस इज जनरेटिंग प्लांट, दिस इज ट्रांसमिशन पार्ट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब पावर क्या होगा, सेंडिंग एंड पावर इज इक्वल टू रिसीविंग एंड पावर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है एक, इन दोनों का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड VS इंटू VR डिवाइडेड बाय दिस XL रिएक्टेंस। ओके, साइन del1 माइनस del2, ये होता है एक्टिव पावर का फ्लो। देखो एक पॉइंट बता रहा हूं,
एक्टिव पावर कहां से कहां फ्लो होता है? मान लो दो बस लगे हुए हैं तो एक्टिव पावर को फ्लो होने का शर्त है, क्या शर्त होता है एक्टिव पावर को फ्लो होने का? मान लो n नंबर ऑफ बसेस लगे हुए हैं, n नंबर ऑफ बसेस लगे हुए हैं, तो क्या फैक्टर डिसाइड करता है कि एक्टिव पावर इधर से इधर फ्लो होगा कि इधर से उधर फ्लो होगा? एक्टिव पावर फ्लो होने का एक ही शर्त है, फ्रॉम लीडिंग बस टू लैगिंग बस। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा जो लोड है वो क्या है? इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है ये। तो इंडक्टिव लोड क्या होता है? लैगिंग नेचर का होता है। हमेशा एक्टिव पावर कहां से कहां फ्लो होगा? लीडिंग बस एक्सिस से लैगिंग से, ठीक है। लीडिंग से लैगिंग एक्टिव पावर फ्लो होता है। रिएक्टिव पावर कहां से कहां फ्लो होता है? हाई वोल्टेज मैग्नीट्यूड बस से लो वोल्टेज मैग्नीट्यूड में। दो चीज है, एक्टिव पावर फ्लो होता है लीडिंग बस से लैगिंग बस में, रिएक्टिव पावर फ्लो होता है हाई वोल्टेज मैग्नीट्यूड बस से लो वोल्टेज मैग्नीट्यूड में। ऐसे भी सवाल आए हुए हैं, वो चूंकि अलग टॉपिक का है मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी सवाल आते हैं कि वोल्टेज मैग्नीट्यूड 2 का दे देगा, बोलेगा पावर रिएक्टिव पावर किस बस से किस बस के बीच फ्लो होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, 1 से 2, 2 से 1, दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल फ्लो होगा कि फ्लो ही नहीं होगा। ऐसे भी सवाल आएंगे। ये क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला हुआ। सपोज करो अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर, मान लो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? पी एस इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सएल इंटू साइन डेल 1 माइनस डेल 2, ऐसा लिख सकते हैं। इस पार्ट को अपन लिख सकते हैं पी मैक्स, पी एस इज इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल 1 माइनस डेल 2, ये लिख दिए। दिस पी मैक्स इज नथिंग बट स्टेडी स्टेबिलिटी लिमिट है, ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट होता है। ये जो पी मैक्स होता है ना, पी मैक्स जो होगा वी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सएल। यही अपन कोशिश करते हैं ट्रांसमिशन में इसको बढ़ाने की, पी मैक्स को ही मेरे को बढ़ाना है। अगर ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना कम लॉसेज होगा, उतना इकोनॉमी पड़ेगा मेरे को, उतना कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा, उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होगी ट्रांसमिशन लाइंस की, ठीक है। तो मेरा टारगेट रहेगा कि पी मैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। यही स्टेबिलिटी स्टडीज़ में भी अपन यही पढ़ते हैं, ये पी मैक्स को ही बोलते हैं अपन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। वहाँ से भी सवाल यही बनता है कि स्टेबिलिटी लिमिट को मैं कैसे बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाओगे? वी एस को बढ़ा दो या इसको कम कर दो, लिखो, ठीक है। ये नेक्स्ट लिखना, एडवांटेज ऑफ हायर वोल्टेज, एडवांटेजेस ऑफ हायर ट्रांसमिटिंग वोल्टेज, एडवांटेजेस ऑफ हायर ट्रांसमिटिंग वोल्टेज। यहां तक क्लियर है? अब देखो एडवांटेज क्या है हायर ट्रांसमिट वोल्टेज में भेजने का। यहां से अपने मिल गया है पी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू वी एस स्क्वायर, ठीक है, वी एस स्क्वायर रहेगा। अब देखो बाय अगर हायर वोल्टेज में अपन भेजते हैं तो मेरे को मैक्सिमम पावर जो रहेगा ज़्यादा मिलेगा। पहला पॉइंट तो यही हो गया। वी कैन इंक्रीज पावर ट्रांसफर या मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। From sending end to receiving end, which improves steady state and transient state stability limit, which improves steady state and transient state stability limit, which improves steady state and transient state stability limit, ठीक है। और
यानी स्टेबिलिटी लिमिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी मैक्स एंड पी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। नेक्स्ट लिखो, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस आर मिनिमाइज। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस आर मिनिमाइज। पहला एडवांटेज था हायर वोल्टेज का कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकता हूं मैं सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक। दूसरा फायदा है मेरा ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज आर मिनिमाइज। कैसे होगा मिनिमाइज? P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ये होता है एक्टिव पावर। I क्या होगा? यहीं पर से अगर I अपन निकालें तो क्या होगा? P बाई वी कॉस फाई। ठीक है, अगर मैं P और कॉस फाई को कांस्टेंट लूं, अगर ये कांस्टेंट है, पावर फैक्टर भी मेरा कांस्टेंट है, और इसको बढ़ाऊं मैं, तो करंट इन ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा? कम होगा। इसको ऐसे लिखना, पावर क्या होगा? वी आई, एक्टिव पावर की बात हो रही है, एक्टिव पावर क्या होगी? वी आई कॉस फाई। वहां करंट क्या आएगा? P बाई वी कॉस फाई। अगर सेम अमाउंट ऑफ पावर मेरे को ट्रांसफर करना हो एट सेम पावर फैक्टर और मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं, तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो P लॉस क्या होगा? लॉसेस क्या होती है ट्रांसमिशन लाइन में? P लॉस I स्क्वायर R, यानी कि I क्या हुआ तुम्हारा? P बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू R, है ना? P लॉस ये हुआ। यानी इसको ऐसा लिखूं मैं, अगर इसको कांस्टेंट रखूं, इसको कांस्टेंट रखूं, इसको कांस्टेंट रखूं, तो P लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये पूछता है सवाल में, ये तो सबको मालूम है कि वोल्टेज को कम करूंगा तो लॉस, वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो लॉस कम होगा। फिर पूछता है, शर्त पूछता है पेपर में, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये पूछता है किस चीज को कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, बाय कीपिंग एक्टिव पावर, पावर फैक्टर एंड रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, इफ वी इंक्रीज ट्रांसमिशन वोल्टेज, पावर लॉस विल बी मिनिमाइज। क्लियर है यहां तक? थर्ड पॉइंट लिखो, ये मैं एडवांटेजेस बता रहा हूं हायर वोल्टेज, हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज में ट्रांसफर करने के क्या क्या फायदे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, and volume of conductor is minimized, is minimized। अगर आप वोल्टेज लेवल बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कम लगता है। अगर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मेरे को कम लगेगा तो मेरा कॉस्ट भी कम लगेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कम क्यों लग रहा है? क्योंकि करंट कम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, वोल्टेज कैपेसिटी के लिए उस कंडक्टर का इंसुलेशन डिपेंड करता है। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन डिपेंड नहीं करता। वोल्टेज के लिए डिपेंड कौन करता है? इंसुलेशन कैसा है उसका, लेकिन उसका साइज कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, एरिया कैसा है कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है कि उससे कितना करंट फ्लो कराओगे आप। ठीक है, करंट कैरिंग कैपेसिटी। चूंकि मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है? करंट कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है। अब इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए। यहीं से A निकाल लो, A इज इक्वल टू रो L बाई R। ओके, अपन इसके ऊपर पढ़े थे, क्या पढ़े थे? P लॉस इज इक्वल टू I स्क्वायर R, R इज इक्वल टू I स्क्वायर बाई P लॉस। ठीक है, I स्क्वायर क्या था? I क्या था? P स्क्वायर बाई V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू P लॉस। ये है, ये हुआ ना। यहां पर भी कांस्टेंट का ध्यान रखो,
बाय कीपिंग एक्टिव पावर कांस्टेंट, यूनिट पावर फैक्टर कांस्टेंट, लॉस कांस्टेंट, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ठीक है, यानी कि R अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, ठीक है, उतना कम, एक मिनट, यहाँ पर डायरेक्ट पुट करो उसको, रो एल बाई आर ना, तो रो एल बाई आर के लिए क्या होगा फिर, R यहाँ से आ जाएगा आपका I स्क्वायर बाय P लॉस, सॉरी P लॉस बाई R स्क्वायर होगा, है ना। P लॉस बाय R स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P लॉस बाई I स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P लॉस, नीचे क्या आएगा यहाँ पर, I का क्या था फॉर्मूला, P बाई V कॉस फाई, है ना, तो यहाँ आ जाएगा P, यहाँ क्या आ जाएगा V स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, है ना, यही आएगा ना। तो यहाँ जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, यानी अपन यहाँ से क्या देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अगर P लॉस पावर फैक्टर और एक्टिव पावर को कांस्टेंट रखता हो, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज रखूँगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और उतना ही कम क्या रहेगा, एरिया। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड V स्क्वायर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज रखूँगा उतना कम मेरा एरिया लगेगा, है समझ। तो एरिया वो आप, ये तो मैं आपको यहाँ थ्योरी बता दिया, मैथमेटिकली बता दिया मैंने प्रोपोर्शनैलिटी में। सिंपल सा दिमाग लगाना है, वोल्टेज बढ़ाऊंगा अगर मैं, तो अगर सेम पावर मेरे को ट्रांसफर करना है तो करंट क्या होगा, कम होगा। तो अगर करंट कम करना है तो मेरा करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया, करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हुआ तो वॉल्यूम ऐसे ही कम लगेगा मेरे को। ठीक है, लिख लो। By reducing volume of conductor, cost of conductor minimized. Cost of conductor minimized due to above advantage. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखना, ड्यू टू above advantage we operate transmission line at higher voltages 11 kV, 33 kV, 66, 132, 220, 400, 11, 33, 66, 132, 220, 400। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, 765 kV, अबव 765 kV एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर इंसुलेशन का आ जाता है। अगर 765 kV के ऊपर ले जाओगे आपको, तो इंसुलेशन कॉस्ट आपको और बियर करना पड़ेगा, तो 400 kV तक एडवाइजेबल है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, टारगेट से हटना नहीं, अपन क्या कर रहे हैं, P मैक्स को बढ़ा रहे हैं, तो P मैक्स बढ़ेगा V स्क्वायर से, V स्क्वायर को पढ़ लिया अपन। V स्क्वायर को बढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं, पहला फायदा क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा हूं। दूसरा फायदा क्या है मेरा, लाइन लॉसेस कम हो रहा है। ठीक है, लाइन लॉसेस कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेरा एफिशिएंसी ट्रांसमिशन का बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, कॉस्ट कम पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज मिनिमाइज्ड। ये फायदा हुआ मेरा ज्यादा हायर वोल्टेज में ट्रांसमिट करने का। नेक्स्ट क्या कम करना है मेरे को, एक्सेल को कम करना है। मेथड्स टू रिड्यूस इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट रहेगा मेथड्स टू रिड्यूस इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, पहला रहेगा by using double circuit or parallel lines, by using double circuit
और पैरेलल लाइंस, या पैरेलल फीड यूजिंग डबल सर्किट लाइन। पहला रहेगा बाय यूजिंग डबल सर्किट लाइन, ठीक है, बाय यूजिंग डबल सर्किट लाइन, उसी को बोलते हैं पैरेलल फीडर्स और पैरेलल फीडर। ये मान लो आपका VS है, यहाँ पर VR है, ये J1 पर यूनिट है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 पर यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 पर यूनिट है। तो Pmax क्या होगा यहाँ पर? ये सिंगल सर्किट लाइन है ना, सिंगल है। Pmax क्या होगा यहाँ? 1 × 1/1, दैट इज 1 पर यूनिट। ओके, अगर अपन डबल सर्किट में भेजते हैं इसको, यहाँ पर भी VS 1 पर यूनिट है, VR 1 पर यूनिट है, ठीक है। ये आपका J1 पर यूनिट है, ये भी J1 पर यूनिट है। यहाँ पर Pmax क्या होगा? इसको Pmax 2 बोल दो, उसको Pmax 1 बोल दो। Pmax 2 क्या होगा यहाँ पर? 1 × 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा? X net क्या होगा? X net इज इक्वल टू क्या होगा? 1 × 1/1 + 1, दिस इज J 0.5 पर यूनिट। ओके, तो X net को लिख दो 0.5, तो Pmax 2 कितना हुआ? 2 पर यूनिट। तो यहां से आपने क्या देखा? इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल फीडर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल सर्किट लाइन, we can transmit bulk power in double circuit or parallel lines, ठीक है। कॉस्ट बढ़ेगा थोड़ा सा, लेकिन मेरा पावर ट्रांसफर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां से अपन देख सकते हैं Pmax 2 is greater than Pmax 1, ठीक है, ठीक है। बाय यूजिंग डबल, ये है सिंगल सर्किट लाइन, ये है डबल सर्किट फीडर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, बाय यूजिंग सीरीज कैपेसिटेंस, बाय यूजिंग सीरीज कैपेसिटेंस, बाय यूजिंग सीरीज कैपेसिटेंस, वही कर दो। इन लाइन रिएक्टेंस जो है ही, बीच में एक तो सीरीज कैपेसिटेंस डाल दो। VS आपका 1 पर यूनिट है, VR का मैग्नीट्यूड भी 1 पर यूनिट है, ये आपका J, ये आपका J1 पर यूनिट है। ये क्या होगा? -J होगा, सॉरी इसको पूरा मत करो, 0 हो जाएगा नहीं तो, -J 0.5 पर यूनिट, ठीक है। उसको 1 कर दूंगा, 0 हो जाएगा ना, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सीरीज रिएक्टेंस डाल दिया, -JXC डाल दिया, सीरीज रिएक्टेंस, सॉरी सीरीज कैपेसिटेंस डाल दिया मैंने। अब क्या होगा? Pmax 1 × 1/J1 - 0.5, कितना हुआ? 2 पर यूनिट, ठीक है। यहां पर भी लिख दो Pmax 2 इज ग्रेटर देन Pmax 1। Pmax 1 तुम्हारा सिंपल वाला रहेगा, ठीक है। Pmax 1 बिना उसके रहेगा, खाली लाइन रिएक्टेंस रहेगा, J1 पर यूनिट। ये Pmax 1 है, ठीक है। यहाँ Pmax 1 कितना आया? 1 × 1/1, 1 पर यूनिट, वो Pmax 2 है। तो Pmax 2 बाय इंसर्टिंग कैपेसिटेंस इन सीरीज विद लाइन रिएक्टेंस वी कैन improve मैक्सिमम पावर, ठीक है। तीसरा तरीका है, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? लाइन रिएक्टेंस को कम करने के लिए। क्यों कम करना है? मैक्सिमम पावर बढ़ाना है मेरे को।
थर्ड है बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर्स। अभी के लिए बस ये जान जाओ, बंडल्ड कंडक्टर्स में जो रेडियस होता है और डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। अभी के लिए बस इतना ही जानो। ACSR कंडक्टर यूज होता है, बंडल्ड कंडक्टर यूज होता है, ठीक है। ACSR कंडक्टर होता है, बंडल्ड होता है, हॉलो होता है, ठीक है। ये सभी स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड कंडक्टर है सब। ACSR कंडक्टर का वोल्टेज लेवल कम होता है, थोड़ा सा वोल्टेज लेवल बढ़ा दो यहाँ पहुँच जाओगे बंडल्ड में, और बढ़ा दोगे तो हॉलो में पहुँच जाओगे, ठीक है। बंडल्ड कंडक्टर में होता क्या है, स्ट्रैंड्स क्या होता है, एक कंडक्टर के अंदर बहुत छोटे छोटे वायर, उसको स्ट्रैंड्स बोलते हैं। बंडल्ड कंडक्टर में क्या होता है, एक कंडक्टर का जब उसका फेस को काटोगे ना, मुंडी को, एंड को, तो उसके अंदर छोटे छोटे वायर तुमको ऐसे नहीं दिखेंगे, बड़े बड़े वायर का ग्रुप दिखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बंडल्ड कंडक्टर। इतना बड़ा कंडक्टर है, उसके अंदर के जो कंडक्टर हैं वो खुद बड़े बड़े हैं, ये उसके अंदर का स्ट्रैंड है मान लो, ठीक है। तो बंडल्ड कंडक्टर में होता क्या है, बंडल्ड कंडक्टर का अगर इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये अपन पढ़ेंगे GMD GMR तब आएगा, 210⁻⁷ L GMD बाय GMR, ठीक है। ये मीन डायामीटर होता है, ओके, मीन रेडियस होता है। मीन डायामीटर मीन्स मान लो 3 फेज कंडक्टर है, फेज A, फेज B, फेज C, 3 फेज कंडक्टर है, ठीक है, फेज A B C। ये GMD का कैलकुलेशन क्या करते हैं, इसका इसके साथ कितना दूरी है, इसका इसके साथ कितना दूरी है, ठीक है। फेज के बीच कैलकुलेशन होता है, जबकि GMR में क्या होता है, इनके आपस में ही कैलकुलेशन होता है, इसका इसके साथ कितना दूरी है, इसका इसके साथ कितना दूरी, इसका इसके साथ कितना दूरी है, ये GMR। और उसमें मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपन वर्चुअल रेडियस के साथ, 0.7788 इंटू R, ओके। वो GMD GMR कैलकुलेशन है, वो गेट का टॉपिक है, वो उसका कैलकुलेशन, ठीक है। अभी के लिए बस ये आप समझो कि इंडक्टेंस क्या होता है, 210⁻⁷ ln GMD बाय GMR। बंडल्ड कंडक्टर में GMR क्या होता है, बंडल्ड कंडक्टर में GMR इंक्रीज होता है, रेडियस बढ़ेगा, बंडल्ड कंडक्टर का रेडियस ज्यादा है तो GMR बढ़ा, GMR बढ़ा तो L कम हुआ, L कम हुआ यानी XL कम हुआ, XL कम हुआ तो Pmax बढ़ गया। क्लियर है। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ना, उसमें अगर आपका टारगेट है जल्दी नौकरी मेरे को पाना है, अगर आपका गोल है मेरे को नौकरी अच्छा पाना है, गवर्नमेंट जॉब पाना है, वो भी अपने घर के पास पाना है, पावरफुल पाना है, तो आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ऑनगोइंग इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप अभी, या पास आउट हो गए, तो आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो। टेक्निकल एग्जाम से अच्छा नौकरी आपको और जल्दी गारंटीड जॉब किसी में नहीं मिलेगा। अगर आप इंजीनियर हैं या डिप्लोमा है और नॉन टेक्निकल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें हो सकता है टाइम लगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस कन्फाइंड है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एक बार आपका सिलेबस में कमांड आ जाएगा, उसके बाद आपसे हर एग्जाम निकलेगा। सीखने में टाइम लगता है। इंजीनियरिंग करने के बाद किसी को नॉलेज नहीं होता, खाली 4 साल इंजीनियरिंग के बाद आपको एक डिग्री मिलती है, ठीक है। पास आउट होने के बाद, फाइनल ईयर के पास आउट होने के बाद बच्चे से अगर एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, सिंक्रोनस मोटर क्या होता है पूछ लोगे तो नहीं बता पाएगा। वो सबके साथ होता है, 90% बच्चों के साथ यही होता है। तो 4 साल के इंजीनियरिंग को आपको अगले 1 साल में क्रिस्प करके फिर से पढ़ना है। हमारे अंडर पढ़िए, किसी के मेंटरशिप में पढ़े, किसी के साथ भी पढ़ना पढ़ो, आपको 1 साल में सीखना है। टाइम लगता है वो। अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं सर नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तो शुरू से बाहर हुआ, कंपटीशन से शुरू से बाहर हो। आपको इंजीनियरिंग के बाद तुरंत पकड़ लो या इंजीनियरिंग करते करते तैयारी शुरू कर दो। तैयारी करोगे 1 साल लगेगा आपको तैयारी करने में टेक्निकल का।
आपका फंडामेंटल कंसेप्ट सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत जनरल स्टडीज़ पढ़ोगे आप, 1.5 से 2 साल के भीतर में आपके अंदर उतना स्किल डेवलप हो जाएगा, उतना नॉलेज आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम को क्लियर करने के फेज में रहोगे। ठीक है, और हर साल वैकेंसी नहीं आता। कौन से हमारे नॉन टेक्निकल में हर साल आ रहा है? नॉन टेक्निकल में आ रहा है मंडी निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर, यही सब बनोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके तुम लोग। ठीक है, आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करिए, आप अपनी तैयारी रखिए पूरा। जैसी ही पोस्ट आता है, एक पोस्ट क्यों ना है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एई में एक पोस्ट भी क्यों ना है, आप उसमें निकल जाएगा आपका। तैयारी आपका जबरदस्त लगता है, तैयारी करने में टाइम लगता है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ठीक है, लिखो डेल, उसी में तीसरा पैरामीटर होता है डेल, है ना। VSVR बाई एक्सएल हो गया P मैक्स, और तीसरा क्या है डेल। फॉर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वी फिक्स द वैल्यू ऑफ डेल। डेल क्या होता है? लोड एंगल, टॉर्क एंगल। ठीक है, वी जनरली ऑपरेट डेल फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज ड्यू टू स्टेबिलिटी लिमिटेशन। तो डेल के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच ही इसको ऑपरेट किया जाता है। कई क्वेश्चन में 0 टू 45 डिग्री बोलता है। ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन, देखो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करूं तो सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज इनटू 100। दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज। आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए? आइडियली किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, किसी भी मशीन्स में वोल्टेज रेगुलेशन आइडियली कितना होना चाहिए? हाँ, कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? आइडियली मिनिमम होना चाहिए और 0, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम होना चाहिए। तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन मस्ट बी, शुड बी मिनिमम। आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कंट्रोलिंग द वोल्टेज, फॉर कंट्रोलिंग द वोल्टेज reactive power has to be controlled. Reactive power has to be controlled. ठीक है, देखो वोल्टेज को कम ज्यादा करना है तो रिएक्टिव पावर को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। रिएक्टिव पावर ही वोल्टेज को रेगुलेट करता है। एक छोटा सा सब टाइटल है, उसमें लिखना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। रोल ऑफ रिएक्टिव पावर, रोल ऑफ रिएक्टिव पावर इन पेसिव एलिमेंट्स, इन पेसिव एलिमेंट्स LCR। रोल ऑफ रिएक्टिव पावर इन पेसिव एलिमेंट्स LCR। पहला लिखना इंडक्टर। इंडक्टर में क्या रोल है उसका? प्योर इंडक्टर है, अगर आपका प्योर इंडक्टर है तो रिएक्टिव पावर का महत्व क्या है उसमें? ये हुआ आपका प्योर इंडक्टर। फेजर कैसा बनेगा? लैग करता है। प्योर इंडक्टर है 90 डिग्री लैग करेगा। कौन लैग करेगा? करंट। ये वोल्टेज फाई हो गया आपका कितना? 90 डिग्री। क्लियर है? एक्टिव पावर क्या होगा? VI cos फाई कितना होगा? 0 होगा एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होगा? VI sin फाई कितना होगा? VI होगा, है ना, कैपिटल आई है ना, ये VI होगा। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू
टाइम, पावर इंटू टाइम। इंडक्टर का एनर्जी क्या होता है? हाफ LI², यही होता है, यही इसी का खेल है। लिखो, इंडक्टर कंज्यूम्स, प्योर इंडक्टर कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर to produce energy half LI²। क्लियर है? जितना ज्यादा लैगिंग लोड, जितना ज्यादा इंडक्टिव लोड रहेगा, उतना ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टिव पावर को, उतना ज्यादा रिएक्टिव पावर का डिमांड करेगा इंडक्टर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना, मोस्टली लोड क्या होता है? इंडक्टिव होता है। जितना ज्यादा इंडक्टिव रहेगा, जितना ज्यादा लैगिंग नेचर का रहेगा, उतना ज्यादा वो लोड का काम क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करना, एनर्जी को ट्रांसफर करना। तो जितना एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए उसको क्या लगेगा? रिएक्टिव पावर लगेगा। ठीक है, तो इंडक्टिव लोड जो हो रहता है वो ज्यादा रिएक्टिव पावर की डिमांड करता है, और जितना ज्यादा रिएक्टिव पावर का डिमांड करेगा उतना वोल्टेज डिप मारेगा। समझ रहे हो? इस कारण जहां पर इंडक्टिव लोड ज्यादा रहता है वहां पर के एंड का वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या लगाते हैं? शंट कैपेसिटर। नेक्स्ट लिखो, कैपेसिटर। कैपेसिटेंस, प्योर कैपेसिटेंस है मान लो, इसमें फेजर कैसे बनेगा? लीड रहेगा, ये वोल्टेज, ये करंट, फाई 90 डिग्री। VI cos फाई क्या होगा? एक्टिव पावर क्या होगा? 0। रिएक्टिव पावर क्या होगा? VI। इसमें भी लिखना है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यानी हाफ CV²। ठीक है, इसमें लिखना कैपेसिटेंस कंज्यूम रिएक्टिव पावर, कैपेसिटेंस कंज्यूम रिएक्टिव पावर to store half CV² एनर्जी। ठीक है, रेजिस्टेंस में लिखो, रेजिस्टेंस का बनाओ, आप ही लोग बनाओ। इसमें एक्टिव पावर VI रहेगा, रिएक्टिव पावर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इस कारण प्योर रेजिस्टेंस जो होता है कभी रिएक्टिव पावर नहीं लेता। इस कारण इंडक्टिव लोड हमेशा इन फेज होता है, क्योंकि रिएक्टिव पावर का काम ही नहीं है उसमें। इसी कारण रिएक्टिव पावर इसका काम नहीं है करके, इसी वजह से यूनिटी पावर फैक्टर में काम करता है ये। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहता है? पावर फैक्टर को यूनिटी में ऑपरेट कराना, लीडिंग में भी नहीं कराना है, लैगिंग में भी नहीं कराना है, यूनिटी में रखना है मेरे को। अगर लैगिंग लोड लगा हुआ है, इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, तो मैं कुछ ऐसा चीज लगाऊंगा उसके आसपास जो लीडिंग नेचर का रहे, यानी क्या लगाऊंगा? कैपेसिटर। अगर मेरा लीडिंग पावर फैक्टर है तो मैं उसको कोशिश करूंगा थोड़ा नीचे लाने का, यूनिटी की ओर लाने का, तो ऐसा कुछ लगाऊंगा जो लीडिंग को लैगिंग करे, तो शंट रिएक्टर लगाऊंगा। आई बात समझ में? ये है, यहां एनर्जी क्या होगा? एनर्जी क्या होगा इसका? P इंटू टाइम, तो I²R इंटू टाइम T। I²R क्या है? लिखो, रेजिस्टेंस कंज्यूम एक्टिव पावर, रेजिस्टेंस कंज्यूम्स एक्टिव पावर in the form of heating effect, in the form of heating effect। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नोट है, नोट, नोट।
इंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, इंडक्टर ऑलवेज एब्जॉर्ब्स लैगिंग, इंडक्टर ऑलवेज एब्जॉर्ब्स लैगिंग और पॉजिटिव वाट्स यानी रिएक्टिव पावर। इंडक्टर जो होगा हमेशा एब्जॉर्ब करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, क्या लैगिंग, उसी को ही बोलते हैं या फिर पॉजिटिव वाट्स यानी क्या है, रिएक्टिव पावर। इंडक्टर हमेशा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। इंडक्टर का काम क्या है, एब्जॉर्ब करना, बार बार बोल रहा हूं, इंडक्टर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, किसको, लैगिंग वाट्स को यानी पॉजिटिव वाट्स को। Q ऑलवेज पॉजिटिव फॉर लैगिंग वाट्स, Q का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा लैगिंग वाट्स के लिए। Q इज नेगेटिव फॉर लीडिंग वाट्स, ठीक है, Q इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग वाट्स, Q इज नेगेटिव फॉर लीडिंग वाट्स। ये भी लिख लो, ये कहीं पर और ऊपर लिखो, ये पॉइंट में ही मत लिख देना। Q is positive for lagging watts, Q is negative for leading watts, ठीक है। इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग वाट्स और डिलीवर्स लीडिंग वाट्स, लीडिंग और नेगेटिव वाट्स। इंडक्टर क्या करेगा, हमेशा देखो दिमाग में हमेशा लैगिंग के लिए याद रखना, बाय डिफॉल्ट लैगिंग ही यूज करते हैं अपन। इंडक्टर हमेशा क्या करेगा, लैगिंग को एब्जॉर्ब करेगा। दिमाग में सोच लेना, अगर वो एब्जॉर्ब लैगिंग को कर रहा है तो डिलीवर क्या करेगा, लीडिंग को। एब्जॉर्ब अगर मैं पॉजिटिव को कर रहा हूं तो डिलीवर क्या करूंगा, नेगेटिव। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर always delivers lagging watts, delivers lagging और पॉजिटिव वाट्स। और क्या होगा, एब्जॉर्ब लीडिंग वाट्स, लीडिंग या नेगेटिव वाट्स। क्लियर है, ठीक है इतना। इसको शॉर्ट में एक ठोक टेबल बना लो। इंडक्टर है, कैपेसिटेंस है, डिलीवर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, डिलीवर कर रहा है यानी डिलीवर किसको कर रहा है, सोर्स को। एब्जॉर्ब कर रहा है यानी सिंक है ये। क्लियर है इतना। इंडक्टर डिलीवर क्या करेगा, इंडक्टर हमेशा एब्जॉर्ब करता है क्या, लैगिंग वाट्स। कैपेसिटेंस हमेशा डिलीवर करता है क्या, लैगिंग वाट्स। इंडक्टर डिलीवर करेगा क्या, लीडिंग वाट्स। कैपेसिटेंस एब्जॉर्ब करेगा क्या, लीडिंग वाट्स। क्लियर है इतना। ठीक है, ठीक है। आपको खाली ना लैगिंग का याद रखना है। मोस्टली जो यूज होता है अपन जो बोलचाल में यूज करेंगे वो लैगिंग के लिए ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज।
रिलेशन बिटवीन रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज। देखो ये कोई पावर सिस्टम है, सेंडिंग है, ये लोड है, लैगिंग लोड है, ठीक है। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग पढ़ते हैं ना अपन, SIL। ये क्यू जानो, क्यू नेट क्या होता है? किसी भी पावर सिस्टम में लोड फ्लोज में रिएक्टिव पावर का क्यू नेट क्या होता है? रिएक्टिव पावर का आपको मैनेजमेंट कैसे करना है? रिएक्टिव पावर से क्या फायदा है? रिएक्टिव पावर लाइन में जीरो होना चाहिए। जितना लोड डिमांड कर रहा है उतना सप्लाई मेरे को मिल जाए, यानी लोड और सप्लाई का रिएक्टिव पावर का लोड और सप्लाई यानी डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। अगर परफेक्ट बैलेंस रहा, जितना लोड डिमांड कर रहा है रिएक्टिव पावर का उतना अगर सोर्स उसको डिलीवर कर रहा है एग्जैक्ट, ना ज़्यादा ना कम, तो थ्रू आउट पूरे ट्रांसमिशन लाइन में आपका वोल्टेज यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। हर जगह वोल्टेज आपका सेम रहेगा, इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो रहेगा, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, रिएक्टिव पावर डिमांड, अगर रिएक्टिव पावर जितना लोड मांग रहा है सेम अगर उतना ही सोर्स मेरे को दे रहा है तो मेरा नेट रिएक्टिव पावर बैलेंस रहेगा। तो नेट रिएक्टिव पावर डिमांड माइनस सोर्स रिएक्टिव पावर जीरो रहेगा। उससे क्या होगा? VS और VR सेम रहेगा, उससे वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा। आई बात समझ में? इन केस लोड ज्यादा डिमांड कर रहा है, सप्लाई कम हो रहा है तो गड़बड़ होगा। सप्लाई ज्यादा कर रहा है, लोड उतना यूटिलाइज नहीं कर रहा है तो गड़बड़ होगा। क्यू नेट क्या होगा? सपोज करो Q2 जो है सप्लाई है, Q1 क्या है? डिमांड है। Q1 माइनस Q2 वेयर Q1 इज रिएक्टिव पावर डिमांड, Q2 इज रिएक्टिव पावर सप्लाई, ठीक है ना। उल्टा मत लिख देना, इसको Q1 इसको Q2, ये Q2 है, ठीक है। तो डिमांड माइनस सप्लाई है ना, डिमांड माइनस सप्लाई। पहला केस लिखो, अगर Q नेट जीरो है, if Q net is zero, पहला केस if Q net is zero, Q net जीरो कब होगा? जब Q है ना, Q1 is equal to Q2, ठीक है। यानी कि रिएक्टिव पावर डिमांड इज इक्वल टू रिएक्टिव पावर सप्लाई। उस केस में क्या होगा? VS इज इक्वल टू VR हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा? क्लियर है यहां तक? परफेक्ट बैलेंस आइडियल केस, ठीक है। परफेक्ट बैलेंस आइडियल केस। नेक्स्ट लिखना, इफ, नेक्स्ट वाला है ना ये, इफ Q net इज ग्रेटर देन जीरो, इफ Q net ग्रेटर देन जीरो यानी कि क्या हुआ? Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 ग्रेटर देन Q2। VS VR के टर्म में बताओ। हाँ, अगर Q net ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? Q2। VS VR के टर्म में बोलो। ठीक है। डिमांड ज्यादा है ना, डिमांड ज्यादा हो रहा है, इंडक्टिव लोड ज्यादा है, थोड़ा कोरिलेट किया करो।
डिमांड रिएक्टिव पावर ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो डिमांड कब होगा रिएक्टिव पावर का ज़्यादा? जब इंडक्टिव लोड होगा। इंडक्टिव लोड ज़्यादा रहेगा तो पावर फैक्टर उतना डिटोरिएट होगा, उतना लैगिंग होगा, लैगिंग होगा तो वोल्टेज डीप मारेगा। आई बात समझ में? तो इट इज़ अ केस ऑफ पीक लोड टाइम, पीक लोड पीरियड। ठीक है, पीक लोड पीरियड रहेगा ये। ठीक है, Vs अगर ग्रेटर देन VR रहा तो पीक लोड रहेगा। हाई इंडक्टिव लोड, उसी में कॉमन लिखना, हाई इंडक्टिव लोड। हाई इंडक्टिव लोड which consumes more reactive power, which consumes more reactive power. That's why Q demand is greater than Q supply. ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा? पावर फैक्टर मेरा कम होगा। ठीक है, पावर फैक्टर मेरा कम होगा, VR मेरा कम होगा, वोल्टेज रेगुलेशन मेरा बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एफिशिएंसी डाउन होगी। सब देखो कोरिलेट है। VR कम होगा, VR कम होगा तो IR बढ़ जाएगा। रिसीविंग एंड वोल्टेज कम हुआ तो सेम पावर को ट्रांसफर करने के लिए रिसीविंग एंड करंट बढ़ेगा, तो रिसीविंग एंड करंट बढ़ेगा तो लॉसेस उस तरफ के बढ़ जाएंगे, लॉसेस बढ़ेगा तो आउटपुट पावर कम होगा। आई बात समझ में? एफिशिएंसी कम होगा। नेक्स्ट लिखो थर्ड केस, व्हेन Q नेट ग्रेटर देन 0, Q नेट ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट में लिखना फेरांटी इफेक्ट। ए Q नेट लेस देन 0, हाँ, Q नेट लेस देन 0, ब्रैकेट में फेरांटी इफेक्ट। ये कब होगा? Q1 Q2 टर्म में लिखो, Q1 लेस देन Q2। VS VR क्या होगा? हाँ, VR ग्रेटर देन VS, रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाएगा। उसमें लिखना ऑफ पीक लोड, ऑफ पीक पीरियड, ऑफ पीक पीरियड, ऑफ पीक पीरियड, when capacitance acts as a load, when capacitance acts as a load during no load or light load condition. ठीक है, VR इंक्रीजेस, VR में डाल दो ऊपर, इसमें डालना पावर फैक्टर क्या होगा? सुधरेगा। वोल्टेज रेगुलेशन VR क्या होगा? बढ़ जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। एफिशिएंसी डिक्रीज ही होगा, एफिशिएंसी। ठीक है, हो गया ये, समाप्त करें क्लास। ठीक है, आज क्वेश्चन ही बनाए, कल ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज ये टॉपिक ख़त्म करना था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे।